हेलो, मैं हूं अमितोज और आज है 18 जुलाई 2021। आज मैं बात करूंगा जो कार्वी डिफ़ॉल्ट के बाद पूल में शेयर थे जिसमें मेरा शेयर देना बैंक का था, उसमें मुझे एक लेटर मिली 21 जून को कि कुछ उन्होंने अमाउंट सेटल की। पहले वाली एमएमटीसी तो परचेज प्राइस पे सेटल किया, ये वो परचेज प्राइस पे सेटल ना कर पाए, उससे कहीं कम किया है। तो जो परचेज प्राइस बनती थी वो 14,000 के आसपास है, जो दिया है वो 2500 के आसपास है। तो इस प्रकार से जो ये बाबू लोग हैं ये फैसला नहीं कर पाए उस बात का जिस पर कि ट्रांजैक्शंस और प्रूफ पूर्णतया इनके पास अवेलेबल हैं। तो ये एक अन्यायिक व्यवस्था है जो मैं तो यही कहूँगा। और इस व्यवस्था में किस तरह से ये इनडिसिसिवनेस और इनसेंसिटिव असंवेदनशीलता और निर्णायक तरीके से कार्य ना कर पाना, ये बाबू लोगों की विफलता है सीधे तौर पर। इस चीज़ को कई बार उजागर किया है। मेरा तो कुछ प्रॉब्लम फंसी हुई है जिसके कारण ये डिटेल्स मेरे पास आ पा रहे हैं और मैं कुछ तरीके से बोल पा रहा हूँ और आप खुद भी देख पाएंगे और खुद भी निष्कर्ष निकाल पाएंगे। मेरा तो यही निष्कर्ष है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ और आप भी खुद भी देखें, उसको सेल्फ एनालाइज कर लें, उसको एनालिटिकल हो लें, उस पर देख लें, कंक्लूड कर लें कि क्यों हो रहा है। इस पर अगर आप मुझसे पूछें तो एक मैडम सुचेता दलाल जी हैं और वो अब काफ़ी सीनियर हो गई हैं और वो कई सालों से ये बैड प्रैक्टिसेस या कुरीतियाँ और जो इनडिसिसिवनेस है, इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता से जो नॉन कंप्लायंट तरीके से बाबू लोग कार्य करते हैं। पहले ब्रोकरों के साथ मिली भगत हुई, वो ब्रोकरों को नहीं रोक पाए, जो उन्होंने गलत प्रैक्टिसेस की उसमें वो कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जो फिर फैसले किए उसमें कहीं नेपोटिज्म आया होगा, किसी को फ़ायदा दे दिया, किसी को फिर से वही कार्य प्रणाली चलती जा रही है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के प्रति बहुत ही इनसेंसिटिव रहे जो मेरा अपना जो व्यवहारिकता मैंने करके देखी उसमें देखिए 1.5-2 साल हो गया है, उसमें वो नहीं कर पाए हैं। पार्शियल सेटलमेंट की है, इसका मतलब प्रूफ ठीक थे, तो उसके बाद भी वो थोड़ा सा आंशिक अमाउंट ही रिलीज़ कर पाए हैं। ये तो उसी प्रकार हुआ कि बैंक में जमा जो पैसे हैं उसको बैंक कह रहा है कि मैं थोड़े ही दे पाऊँगा आपको, जिसकी कि 25 लाख तक की गारंटी थी। इसमें ब्रोकरेज में एनएसए ने दी हुई थी कि भाई 25 लाख तक होगा तो हम करेंगे एक आदमी के लिए। तो उसमें भी अगर वो पूर्णतया से डिसीजन नहीं ले पाए हैं, किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाए हैं, या तो ये उनकी इनकॉम्पिटेंस है कि वो उस लेवल पर हैं ही नहीं कि वो कॉन्फिडेंस से डिसीजन लेकर इसको फैसला करा पाएँ। और उन प्रूफ्स को जिसमें ट्रांजैक्शनल डेटा है, प्रूफ पूरा अवेलेबल है उनके पास भी, और मेरे से मांगा जा रहा है, मैंने भी दे दिया, उसके बावजूद भी निर्णायक तरीके से ये पूर्ण फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये अब इसका निष्कर्ष मैं तो यही कहूँगा कि इनकॉम्पिटेंस है या करप्शन है या बदनीयती है या कुछ और ऐसे अच्छे लफ्ज़ तो इनके लिए निकलेंगे नहीं, अच्छे शब्दावली कोई है नहीं इनके लिए इसकी व्याख्या करने के लिए। और बाकी मैडम सुचेता दलाल का चैनल है, उसमें जगह जगह पे कैसे कुरीतियाँ आ रखी हैं उन्होंने उजागर किया है, वो ज़्यादा क्रिटिक हैं और बहुत हिस्टोरिकली रही हैं। तो उनको आप सुने तो आपका विचारधारा और कार्यप्रणाली क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और इन लोगों की किन बातों को सुनना है, नहीं सुनना है, या किस प्रकार से कार्य होता रहा है, वो आप अच्छे से उससे आप सीख पाएंगे। आप उनका चैनल देख सकते हैं, मनी लाइफ में है। और मैं आपको आगे बता देता हूँ जो मेरे साथ उनका ईमेल एक्सचेंज रहा और जिस तरह से वो आई हैं उसके क्लिप्स हैं, उनमें मैंने डिटेल्स बनाई हैं, तो आप उनको देखें, उनका विश्लेषण करें और देखें आप किसी प्रकार से आपका भला हो सकता है। मेरा तो लोक कल्याण की भावना से ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ भला हो जाए आपका तो आप उसमें से देख पाएंगे। मैं ट्रांसपेरेंट वे से वर्क कर रहा हूँ, आगे देखिए। ये ईमेल है जो मुझे एनएससी की डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से आई। ये 21 जून 2021 की है, जिसमें उन्होंने एक लेटर लिखा है और मेरा जो क्लेम है उसके रिस्पांस में ये लेटर है अटैच्ड। इसको अगर मैं ओपन करूं, ये लेटर है जिसमें सब्जेक्ट है योर क्लेम अगेंस्ट द डिफॉल्टर एंड एक्सपेल्ड मेंबर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। डियर सर मैडम, दिस इज इन रेफरेंस टू योर क्लेम अगेंस्ट द डिफॉल्टर एंड एक्सपेल्ड मेंबर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। आर review of your claim and the details document submitted by you in support of your claim. The claim is admissible as per below details. तो ये जो शुरू में एक अर्लियर क्लेम था, जैसे आप टेबल में देख रहे हैं, उसमें एडमिटेड अमाउंट उन्होंने 1895 थी
MMTC के शेयर थे, परचेज प्राइस पे सेटल किए थे उन्होंने। अब ये जो एडमिसिबल अमाउंट है जिसमें इन्होंने 2579.50 पैसे बताई है, 2579 रुपए 50 पैसे, 2579 रुपीज और 50 पैसे, ये परचेज प्राइस पे तो किसी तरह से भी नहीं है, क्योंकि परचेज प्राइस तो ऑलमोस्ट अराउंड 14,000 के आसपास बनती है और उसके हिसाब से ये बिल्कुल सेटल नहीं हुआ। ये कहीं एरर है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि परचेज प्राइस पे MMTC के शेयर आपके सेटल होंगे, उस टाइम पे करंट प्राइस उनकी ज्यादा थी। तो मैं इसको भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद अपना एक ही तरह का डिसीजन करते हुए, उसी लॉजिक को मेंटेन करते हुए परचेज प्राइस पे ही सेटल करेंगे, पर यहाँ पे वो कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही लेस अमाउंट है उसके मुकाबले में, इसमें कुछ एरर है, मैंने फिर से रिव्यू मांगा है। आगे लेटर है, उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। उसके बाद as there are insufficient assets vesting in exchange in respect of the above matter, the admissible amount will be paid out of investor protection fund subject to maximum limit of rupees 25 lakhs. However, your claim may be payable which is otherwise due but not payable under the extant policy pertaining to IPF from the assets if any of the defaulter expelled trading member or from the assets if any in possession of any parties who may evaluate the claim separately. The same shall be intimated to you in case the exchange is in possession of such information in future. If you have already submitted copy of PAN card, cancelled check at the time of the filing claim, the above proceeds will be remitted to your bank account via electronic payment through RTGS NIT. ये मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं पैसे जो उन्होंने लेटेस्ट रिलीज किए हैं, 2579 रुपीज और 50 पैसे, ये मेरे बैंक में आ चुके हैं। तो इन केस यू हैव नॉट सबमिटेड अ कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कैंसल्ड चेक, kindly submit the same at the earliest. Email defaultisc@nsc.co.in in order of us to remit the proceeds via electronic payments through RTGS and EFT. In case your name does not appear on the check, you are required to send a self-attested copy of your bank passbook. First page having the bank account details, likewise name, account number, IFSC code, etc. with some recent transaction entries. In case you wish to file an application for review of your claim, the same must reach exchange within 90 calendar days from the date of receipt of this letter. Email along with additional details, documents to substantiate your claim. Thanking you, yours faithfully, National Stock Exchange. तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर है, पर इसमें एरर है, तो इसको मैं दोबारा रिव्यू के लिए मैंने ईमेल किया है, वो भी मैं दिखा देता हूं। उनकी 21 जून की ईमेल के बाद मैंने ये 28 जून 2021 को ईमेल की है। ये उसी आउटलाइन पे है जैसे मैंने पहले रिव्यू के लिए बोला था, विद रेलेवेंट डिटेल्स। ये मैंने ईमेल की है defaultisc@nsc.co.in में, और सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सेबी के हैं नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस से, जो मुझे बताए गए थे, मैंने उनके ऑफिस में कॉल किया था। तो ये कंप्लेंट मैंने एनएससी की सेबी में भी की हुई है कि ये मैटर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो इसको मैंने उनको पोस्टेड रखा है। उन्होंने मुझे कहा था कि पोस्टेड रखने के लिए, तो इसलिए मैंने उनको पोस्टेड रखा है। तो इस ईमेल में जैसे आप देख सकते हैं, मैंने देना बैंक के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अटैच किए हुए हैं, कार्विंग की होल्डिंग स्टेटमेंट की हुई है, और समराइज्ड बिल जो सौदा बिल समरी थी, वो ये 4 डॉक्यूमेंट मैंने इस ईमेल में अटैच किए हुए हैं। और उसके बाद मेरे डिटेल्स हैं जो कार्वी के थे पुराने, और उसमें ये मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए हैं, बैंक डिटेल्स और ये सब जो जिस तरह से पहले बना था। और ये मेरे देना बैंक के जो शेयर्स हैं, इसकी टोटल अमाउंट जो परचेज प्राइस पे बनती है वो 14,585 रुपीज की बनती है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। और जो डेट ऑफ जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में आ रही है 27 अक्टूबर 2017 और 30 अक्टूबर 2017 की, और जो रेट है वो भी परचेज रेट्स मैंने लिखे हुए हैं, जो क्वांटिटीज हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो इसमें देना बैंक वॉज मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा। Let me highlight again, 500 shares of Dena Bank were purchased on the dates 25 अक्टूबर 2017, 26 अक्टूबर 2017, and the same were converted to 55 shares of Bank of Baroda on merger with effect from 1st April 2019. The contract note of the purchase of Dena Bank is here with attached with for your reference. उस reference में मेरे attach है। First Dena Bank and on merger with Bank of Baroda, Bank of shares was used by Karvi Stockbroking in pool as abuse of power of attorney without my knowledge and confirmation. A copy of holding statement and Soda summary of all the segments of all the registered exchanges products as on date is attached for your perusal, which mentions the same. I am a small investor and not a day-to-day trader. I have always kept my account active and bought shares within 90 days of any period.
there was adequate cash margin available to cover all my trades. Further, as per NSE document policy for evaluation of claims after 2011-2019 under section claims for corporate benefits, my Bank of Baroda shares are eligible for IPF as they were held with Karvy as per holding statement shared earlier. Further, if the shares of Bank of Baroda are part of subject matter of litigation filed against Karvy pending before Securities Appellate Tribunal, then the same should have been mentioned in your reply. However, you have not mentioned the same, and hence it appears that they are not part of the litigation. Thus, either the shares are still with Karvy or with NSE. I therefore request you to settle it in my favor. Subsequently, provide me funds from IPF at purchase price of Dena Bank shares. Earlier on Nice Plus claim, I have attached following document and sent in emails. और पहले से ये मैं डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करता रहा हूँ, लेजर स्टेटमेंट, डीमैट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, कैंसल चेक, पैन, ब्रोकर होल्डिंग स्टेटमेंट, सौदा समरी, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स. All the proof have been sent. Please let me know what else you will need from my side. Kindly decide in my favor, investor favor at the earliest. Many thanks and best regards. तो ये रिमाइंडर मैं इस तरीके से लगातार भेजता रहा हूँ. इसकी मैं कॉपी डिटेल्स में भी अटैच कर दूंगा आपकी रेफरेंस के लिए. जिन लोगों को लगता है कि वो ये यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट, तो वो कर लें अपने भले के लिए. तो ये मेरे पास डिटेल्स हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. शायद आपको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो. ये आप देख सकते हैं. आज के लिए इतना ही. मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. आपके बढ़ावे से मैं उत्साहित रहूँगा और वीडियो बनाने के लिए. धन्यवाद.